ओके, आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपरली? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है बेटा? ओके, चलो कुछ होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, कंप्लीट हो गया है? अच्छा, कल पढ़ाया था मैंने, पहले ये बताओ। टीसीए का मैकेनिज्म हुआ था, मीन्स आज हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर एनर्जी कैलकुलेशन जो है, बैलेंस शीट, वो देखना है। फिर उसके बाद एम्फीबोलिक पाथवे और आरक्यू वैल्यू, है ना? इतना पोर्शन है। तो चलो, तो एक काम करते हैं, विदाउट डिले किए जल्दी से आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत सारा पोर्शन आज हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ओके, जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है क्या देख रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को कुछ कैलकुलेशंस जो है और कुछ असाइनमेंट्स दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे NADH कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और कितने पॉइंट पे हो रहे हैं। तो NADH का फॉर्मेशन कितनी जगह होता है? टोटल कितनी जगह होता है ग्लाइकोलाइसिस से? 6 या 5? NADH बोल रहा हूँ मैं, FAD नहीं बोल रहा हूँ। 6, 5? कितने लोग ये कह रहे हैं 6 होता है, कितने लोग ये कह रहे हैं 5 होता है? बाकी लोग? हाँ, चलो तो ध्यान दो, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो फर्स्टली जो NADH फॉर्म हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, नहीं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PgAl। इससे क्या, जब 1,3 डाई PGA फॉर्म होगा तो यहाँ एक NADH+ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है, जब पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ था और इससे जब एसिटिल को A बनता है, तब वंस अगेन आएगा। उसके बाद TCA में 3 जगह पे जो है, ठीक है, 3 पॉइंट जो है, इस जगह पर TCA में NAD बनता है। ओके, एक तो आइसोनाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, दूसरा अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल को ए, और थर्ड मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट। और एक जगह पर FADH2 बनता है, जब सक्सिनेट से फ्यूमेरिक एसिड जब बनता है, फ्यूमरेट भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस टाइम पे यहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मींस ये जितने भी पॉइंट जो है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो स्प्लिट होते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो NAD और FAD ने कैप्चर किया, हाइड्रोजन को भी ले लेता है वो, जिसकी वजह से NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH+ में, और FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। तो ये इतने सारे जो सबस्ट्रेट है, ये सारे सबस्ट्रेट के अलग अलग नेम लिखने से अच्छा इन सभी को मैं एक कॉमन नेम दे रहा हूँ, A। और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये बन गया AH2, और AH2 से हाइड्रोजन रिमूव करके ए जो सबस्ट्रेट था वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। और इस टाइम पे इसके जो हाइड्रोजन थे वो एक तो NAD ने ले लिया, जिससे NADH2 बन जाएगा, या फिर FAD लेगा, जिससे FADH2 फॉर्म होगा। तो ये जो NAD और FAD जो था, ये अभी ऑक्सीडाइज स्टेट
था, लेकिन इससे हाइड्रोजन को लेकर के ये अपने रेड्यूसिंग स्टेट में चला गया है। ओके, और रेड्यूसिंग स्टेट मींस इसके हाथ में हम लोगों ने बम दे दिया, बताया ना लास्ट टाइम, जस्ट लाइक बम। ठीक है, उसको पकड़ के रखना है, किसी और को दे तो भी टेंशन, कोई लेना नहीं चाह रहा, नीचे यदि छोड़ दिया तो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बम को डिफ्यूज करना है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो अब इसे कहा गया कि भैया एक काम कर, कहाँ चाह, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम देख रहे हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो साइट है वो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ओके, जिसमें NADH प्लस H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 के नाम से जानते हैं। वो प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है। उन प्रोटीन को ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देगा, और जब ही देगा तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, अब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में जैसे ही रिटर्न आएगा, फाइनली अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी हेल्प से ये आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, और जब ये फाइनली आगे बढ़ते जाएगा तो हर एक स्टेप के बाद जब वो यहाँ से आगे गया तो इतना मोमेंट में उसको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ना, तो हर एक स्टेप के बाद उसका एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हर एक स्टेप के बाद एनर्जी लेवल डिक्रीज होते गया, होते गया और होते गया, और फाइनली लास्ट में जो है वो एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, उस ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होगा, देन फाइनली वो मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। ठीक है, भड़कता हुआ चिंगारी, और उसको ठंडा करना है, तो वो ऑक्सीजन से के साथ जब मिलेगा और वाटर बनेगा, तब जाके ही वो फाइनली क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो मीन्स वो बम जो है वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो बम को डिफ्यूज करने का बेस्ट वे यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, समझे। तो ये सारा जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इस प्रोसेस में फाइनली एटीपी का सिंथेसिस होता है, और एटीपी का जो सिंथेसिस यहाँ पर हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में हो रहा, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मींस फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है अभी। ठीक है, ये वाला पोर्शन अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे कंप्लीट ना जो बोर्ड दिख रहा है, सारा जो स्पेस है वो चाहिए। तो ये वाला पार्ट में जो भी नोट करना है जल्दी से नोट करो, ताकि हम आगे बढ़े और पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम हुआ, रैली का डाउट है 2 PGA से पेपा कैसे बना, और टोटल एटीपी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नहीं बन रहा। हाँ बेटा, रैली आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। टोटल एटीपी का कैलकुलेशन कैसे होगा वहां तक पहुंचने के हम लोग आज यहाँ पे टोटल एटीपी कैलकुलेशन हो जाएगा आपका कंप्लीट, देखते हैं थोड़ी देर में। चलो, तो जिसका नहीं हुआ आप नोट कर लो। एक डाउट आया है कि स्टूडेंट का, वो हम देख लेते हैं। डाउट ये आया है कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन किससे हुआ था, बताओ। फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरिक एसिड 2 PGA। तो इस 2 PGA से बना है, ये डाउट आया है। H2O, H2O बाहर हो रहा है कि ऐड हो रहा है, बाहर हो रहा है, इनोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। गुड। यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो रहा है, 2 PGA मीन्स यहाँ पे सिंपल याद रखो कि H2O जब बाहर हो जाता है
ठीक है। H2 बाहर होगा मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहाँ पे COOH रहता है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक फॉस्फोरस होता है और यहाँ पे CH2OH रहता है। तो ये OH और ये H जो है डायरेक्टली H2O के फॉर्म में जाएंगे। जब बाहर हो जाएंगे तो ये दोनों जब हट गए तो यहाँ पे कार्बन पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, मीन्स ये जो कंपाउंड जो फॉर्म होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एसिड रहता है। ओके बेटा, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करो बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बेटा कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हम देखेंगे। साइड ये वाला पोर्शन बोर्ड में साइन कर रहा है तो ये यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके नीचे ही मैं अब राइट करूंगा। तो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है ये कैसे हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है बेटा। तो सबसे पहले देखिए ये मेम्ब्रेन है, ये है आउट, क्या है ये आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये वाला मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला जो रहेगा ये रहेगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके बाद ये जो है एक काम करते हैं, अब इनर मेम्ब्रेन मींस मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये होती है बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। पढ़े होंगे आप लोगों ने, नहीं पढ़े होंगे सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे बाद में, तब क्लियर हो जाएगा कि मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर होती है, मींस फॉस्फेट और लिपिड से बनी होती है। तो ऐसी डबल, ये वाली भी ऐसी रहेगी बट हमें इसका नीड है इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हूँ। तो ये जो है ये क्या है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया मैट्रिक्स। अब बेटा ये वाला डायग्राम आपके एनसीईआरटी में वर्टिकल जो है उस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भी बात एक ही है, ठीक है। बट एक कंसेप्ट को समझेंगे सही तरह से, ठीक है, तो आसानी से आपको समझेगा भी। तो अभी ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है बेटा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 आता है, फिर यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। उसके बाद देखो 1 2 3, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। क्या क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 2 और ये कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद अगेन एक कॉम्प्लेक्स है इधर जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 5 जो है एक्चुअली उसमें इस तरह से एक चैनल होता है, ठीक है, एक शटल होती है, ठीक। और इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इस तरह से ऐसा एक जो है यहाँ एक चैनल एक शटल होती है। तो ये जो हो गया ये हो गया कॉम्प्लेक्स 5, इस तरह से ये हो गया कॉम्प्लेक्स 5। ओके, आपको अच्छे से समझे इसलिए इस तरह से ड्रॉ किया हूँ, ठीक। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ क्या हो रहा है, हर एक कॉम्प्लेक्स के अपने एक नेम है बेटा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। बट इन कॉम्प्लेक्स में प्रोसेस क्या हो रहा है वो हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये पार्ट अभी आपको समझ में आ गया तो लास्ट तक के प्रॉब्लम नहीं होंगी, और नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए बिल्कुल अपना दिल दिमाग सब बिल्कुल इधर ही लगा के रखो ऐसा, ठीक है। और 100% यहाँ पे फोकस करो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि यहाँ पे Na
DH+H+ जो रेड्यूसिंग स्टेट में है, ये पहुंच गया है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, क्योंकि मैट्रिक्स है ना यहीं पर है, बट ये आगे बढ़ा थोड़ा सा, ज्यादा दूर, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको। तो ये जब गया तो उसको सबसे पहले मिलता है कॉम्प्लेक्स 1। ओके, तो ये अपने हाइड्रोजन जो है ये कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन को देगा मीन्स वहां पे स्प्लिटिंग होंगी, तो स्प्लिटिंग के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और साथ ही साथ जो स्प्लिट होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी वहां पे रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये जो बीच में आप दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो कैरी होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंपाउंड जिसे FMN कहते हैं, ये इधर से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो FMN जो पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में प्रेजेंट था, अभी वो क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग स्टेट में चला गया। और FMN जो है ये एक और कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है FES, इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर इसके इलेक्ट्रॉन इधर बाहर नहीं जाते, इसके यहाँ से एक एंजाइम, एक अगेन एक और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंजाइम नहीं एक प्रोटीन है, यूबिक्विनोन कहते हैं इसे, आप पढ़ के आए होंगे तो आपको समझेगा। ठीक है, इसे कहते हैं यूबिक्विनोन। तो क्या होता है, यूबिक्विनोन जो है ये कैरियर है, मतलब ये मोबाइल प्रोटीन है, ये जगह से इधर उधर घूम सकता है, लेकिन ये बाकी जो मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो ये फिक्स्ड है, वो अपनी जगह और डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, वो एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इलेक्ट्रॉन FES के पास गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे गए। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गए तो इस कॉम्प्लेक्स को एनर्जी मिल गई। तो इसको जो जब एनर्जी यहाँ पे मिली तो ये जो एनर्जी है ये इस एनर्जी से क्या करता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इस हाइड्रोजन को पकड़ के यहाँ से इधर फेंक देगा। क्या किया इसने, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे कहाँ पे थे, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से एनर्जी की हेल्प से हाइड्रोजन को कहाँ पहुंचा दिया, जंप कर गए ना, कहाँ पहुंच गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर इलेक्ट्रॉन जब यहां से यूबिक्विनोन के पास आए तो पे मिल गई, तो इसने भी इधर से हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो यूबिक्विनोन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है UqS2 में। अब आपको एनसीईआरटी में एक बार डायग्राम जो है वो दिखा देता हूं, ऐसा ही दिया है क्या। ठीक है, देखो बेटा कितना पेज नंबर, हाँ, तो उसमें देखो अंदर साइड में आपको डायग्राम में M दिख रहा है और FES दिख रहा है, UQ, और UQ ने इलेक्ट्रॉन लिया तो UqS2 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स 3 के पास जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहां है ये साइटोक्रोम है बेटा, साइटोक्रोम जो है आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, और यहाँ पे साइटोक्रोम जो है एक बी और साइटोक्रोम C1 होता है। यहाँ पे देखो साइटोक्रोम बी, फिर आएगा FES, और उसके बाद आएगा साइटोक्रोम C1, डायग्राम में दिख रहा है इस तरह से है, साइटोक्रोम बी आयरन और साइटोक्रोम C1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चले जाएंगे बी के पास, FES के पास और साइटोक्रोम C के पास। जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये कॉम्प्लेक्स भी एनर्जी मिल गई, और यहां से ये जो हाइड्रोजन इधर आए थे इस हाइड्रोजन को यहां से इसने फिर से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है वो पंप कर दिया है, क्योंकि ये बेटा मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन जनरली इम्परमेबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, बट अपने में से आयंस को पास होने नहीं दे रही है, हाइड्रोजन पास नहीं हो रहा, लेकिन यदि कुछ एनर्जी मिले तो उसकी हेल्प पंप हो सकता है। तो ये जो NAD ने जब इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सारे दे दिया तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था,
NAD+, NADS से NAD अपने ये ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, समझो। उसने अपना टेंशन उसको दे दिया, अब जाओ देखते बैठो, बम से मुझे रिलीफ मिल गया, ब्लास्ट हो जाता तो पता नहीं रहा, ठीक है, मतलब बच गया हो, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो यूबिक्विनोन जो था ना, ये ऐसा है कि इधर उधर घूम रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया और इसको दे दिया, क्योंकि ये तो जगह पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के का कॉम्प्लेक्स बहुत, अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट अभी फिलहाल भूल जाओ, ओके। तो अभी क्या हो, साइटोक्रोम C1 जो है अपने इलेक्ट्रॉन, एक मोबाइल कैरियर होता है, और जो मोबाइल कैरियर है जिसे कहते हैं साइटोक्रोम C, ठीक है, साइटोक्रोम C। अब देखो ये लोकेटेड है आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। डायग्राम में मैंने यहाँ पे साइटोक्रोम C ऐसे ही नहीं बनाया, इसका जो लोकेशन यहाँ पर है आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये इधर से जा करके क्या करेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, यहां से लेके ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इसको दे दिया कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 कॉपर सेंटर है, आयरन नहीं है यहाँ पर, देखो वहां पे दिख रहा होगा आपको, कॉपर, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर, दिख रहा है बेटा। तो यहाँ पे कॉपर, फिर साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, उसके बाद अगेन कॉपर, देन इलेक्ट्रॉन जो है वहां से बाहर आ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आए तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, मेटाबॉलिक वाटर। और जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो इस कॉम्प्लेक्स के पास भी एनर्जी आ गई थी, और एनर्जी आने की वजह से इसने भी क्या किया, हाइड्रोजन को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से उठा के फेंक दिया, कहां पर, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंच गए अभी। अब जब यहाँ पे पहुंच गए हैं तो होता क्या है बेटा मालूम है, मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली जब एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हाई हो जाता है, मींस यहाँ पे हाई हो गया, इसको हम सिंपल टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कहलाएगा PMF, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, हाँ, क्या कहलाता है बेटा ये PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, क्या कहलाएगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो ये ज्यादा हो गया यहाँ पर, अब हाई होने की वजह से ऑब्वियसली अब इसका प्रोटॉन का जो फोर्स है वो जब ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं पंप करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन हाई है और इधर लो है, तो ये हाई से लो की तरफ उसको यदि जगह मिली तो क्या करेगा, डायरेक्टली मूव कर सकता है, समझ गए। तो अब उसको ऐसे घूमते फिरते उसको यहाँ पे एक चैनल मिलता है, और जब वो यहाँ पर आता है तो इस चैनल की हेल्प से ये यहाँ से फाइनली जो कॉम्प्लेक्स 5 के पास है यहां से सब बाहर निकलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जो 5 है बेटा, इसके पास एक प्रोटीन होता है अंदर साइड जिसको F0 और बाहर साइड जिसको F1 कहते हैं, F1 हेड पीस है। तो ये हेड पीस जो है ये कैटालिटिक साइट होती है, क्योंकि जब प्रोटॉन इसके पास से आ रहे होते हैं तो इस प्रोटॉन में बहुत एनर्जी है, फोर्स है ना वो, तो फोर्स की वजह से वो एक मोटर की तरह एक रोटेटर यूनिट है, घूमते रहती है। तो ये बाहर वाला जो है ऐसे घूम रहा है अभी, तो जब प्रोटॉन यहाँ से आएंगे तो घूमेगा, तो घूमने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है ADP, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो दोनों को अपने में पकड़ेगा और उसके अंदर बॉन्ड बना देगा, बनने के बाद फाइनली यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो वो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ATP। तो ये इतना सारा जो ड्रामा था वो सिर्फ और सिर्फ ATP को बनाने के लिए था, समझे। यही वाला डायग्राम आप नेक्स्ट पेज पे आओ 234 पे, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि जब 2H+ यहां से गए, ये 2H+ जो है बाहर निकले, तब जाके एक
बना है, दिख रहा है बेटा? ठीक है, और ये कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही बन रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो अभी मुझे बताओ, एक एनएडीएच से कितने जगह पे H प्लस निकले हैं? 1 2 3। तो एक एनएडीएच कितना एटीपी बनाएगा? पढ़े ना हमने इसके पहले कि 1 एनएडीएच जो है वो 3 एटीपी फॉर्म करता है, पढ़े हैं हम लोग इस तरह से। ओके, तो इस तरह से 3 एटीपी यहाँ पे जो है 1 एनएडीएच से बनेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया एनएडीएच वाला। अब हमें एक और देखना है, क्या चीज? एफएडीएच। तो अब एफएडीएच जो है, एफएडीएच2 यहाँ पे प्रेजेंट है, कहां पर है बेटा? ये एफएडीएच2। तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा। इसका ओरिजिनल स्टेट क्या है? एफ। तो जब ये अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन जो भी हो किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा। देखो कॉम्प्लेक्स 2 आपके एनसीईआरटी में दिखाई दे रहा है। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? एफ ए डी। यहाँ पे एफ एम एन था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एफ ए डी, अंदर ही है डायरेक्ट। जो क्या कर रहा है? सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना रहा था, याद आ रहा है? तो एफ ए डी और साथ ही साथ एफ ई एस दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली जैसे इसके पहले हमने देखे थे एफ ई एस, अब ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा। आगे किसको देगा? ये कॉम्प्लेक्स एक इधर उधर घूम सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे यही वाला, ये जो है ये वही वाला इधर भी आ गया। अभी इधर का काम खत्म हो गया तो घूम फिर के यहाँ पे आ गया। तो यू क्यू को इसने दे दिया। तो यू क्यू जो है किसमें कन्वर्ट? ठीक है, तो यू क्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा यू क्यू एस टू में। देन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये साइड। और जब इसको दिया तो ये एनर्जी मिल गई, तो यहां से ये क्या करेगा बेटा? फिर साइटोक्रोम बी के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन गए, एफ ई एस साइटोक्रोम सी वन के पास गए। फिर मोबाइल प्रोटीन कौन सा है? साइटोक्रोम सी, इसने ले लिया, लेकर के इधर दे दिया कॉपर, साइटोक्रोम ए थ्री कॉपर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके मेटाबॉलिक वाटर बनाए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे तो इसको भी एनर्जी मिला इसकी वजह से, तो इसने भी क्या किया? यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है उसको बाहर पंप कर दिया। तो अब बताओ एफ से कितने जगह पे H प्लस जो है? तो इसलिए एफ एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अभी समझा कि वो क्यों हम 3 और 2 कैलकुलेट कर रहे थे? पहले हम रट रहे थे, बट हमें वो मालूम होना चाहिए, लेकिन वो बनता कैसे अब हमको ये चीज समझ में भी आ गई है। समझा बेटा? तो ये आपका एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसका एक सिंप्लीफाई एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी हम लोग थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से, और थ्योरी पढ़ लो यदि ड्रॉ हो जाए तो। और किसी को कोई पार्ट नहीं समझा होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो 1 बाय 1 में सभी लोगों का भी डायग्राम चेक करने आ रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था कल आप लोगों को। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि मैंने डायग्राम कल ड्राइंग के लिए दिया था? 1 2 3 4। ठीक है, नहीं दिया? अच्छा, होमवर्क क्या दिया था कल ये बताओ फिर। हाँ, दिया था। ठीक है, पहले ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? अच्छा, एक मिनट बेटा, कैमरा जो है थोड़ा सा मूव हो गया क्या? कैमरा डिस्टर्ब कर दिया बेटा आपने? बताना चाहिए था ना, किधर साइड जाएगा। अभी देखो बेटा, अब इधर डिस्टर्ब होगा तो इधर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी ठीक है क्या? इनर मेम्ब्रेन है F0 F1, F0 F1 एटीपी, अभी सही है बेटा? ठीक है, ओके।
ओके चलो, तो अभी देखिए जो भी पोर्शन हम लोग यहाँ पर देखे हैं, एक बार एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से सारा पोर्शन रिवाइज करेंगे और वंस अगेन इसको फिर से देखेंगे। तो एनसीईआरटी देखिए बेटा, आपका पेज नंबर जो है कितना है, 232। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें क्या कहा है बेटा, द फॉलोइंग स्टेप्स इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2। ठीक है, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस टीसी है, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस है। तो इसमें जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो उन मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की वजह से यहां पे एनर्जी रिलीज हुई थी। ओके, अभी जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी स्टोर्ड हुआ था FADH2 और NADH2 के फॉर्म में, हो गया था, ये लिखा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, देखो ये डायरेक्टली दिया है, व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन आर पास्ड। अब ये जो है बेटा, जब इसने क्या है हाइड्रोजन ले लिया था तो ये अपने रेड्यूसिंग स्टेट में पहुंच गया था। तो अभी इसको ऑक्सीडाइज होना है, तो ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो रहे हैं, ऑक्सीजन के पास, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें वन कैरियर टू अनदर कैरियर, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, आगे देखिए, तो ये जो प्रेजेंट है ये कहां पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, ये कॉम्प्लेक्स के नेम्स है। कॉम्प्लेक्स 1 को कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 को कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स जो है साइटोक्रोम BC1, ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 4 जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसे A और A3 कहेंगे, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है ATP सिंथेज। आगे आएगा, ठीक है, कैसे याद करना है वो भी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अभी देखिए इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम कहां से बेटा, NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये जो प्रोड्यूस हुआ था कहां पर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स है कब, ड्यूरिंग द साइट्रिक एसिड साइकिल। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, तो जो एंजाइम जहां जहां पर भी NADH यूज हुआ था, तो एंजाइम का नाम क्या था, डिहाइड्रोजिनेज था। ओके, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स 1 को हम अलग अलग डिहाइड्रोजिनेज नहीं कह सकते ना, इसलिए उसका नाम हमने क्या दे दिया, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये सिर्फ एक ही जगह पर है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या दे दिया बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो वहां पे दिया हुआ है NADH डिहाइड्रोजिनेज मींस कॉम्प्लेक्स 1, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां पर, UQ, क्या है, यूबी क्यूनॉन, यूबी क्यूनॉल, दो टर्म है बेटा, याद रखना। तो जब UQ ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हुआ यहाँ पर देखो, सॉरी, पहले तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो क्या होगा, वो रेड्यूस होगा। पहले ये ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, देन अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देख करके वापस से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि क्या कॉम्प्लेक्स 1 हो गया यूबी क्यूनॉन, जो लोकेटेड है कहां पर, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, विद इन द इनर मेम्ब्रेन। साइटोक्रोम C कहां पर है, आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स 2 कहां पर है, इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ओके, याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए यूबी क्यूनॉन जो है ऑल्सो रिसीव रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट विया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2, मतलब यूक्यू जो है कॉम्प्लेक्स 1 से भी रेड्यूस हो रहा है और इस कॉम्प्लेक्स 2 से भी रेड्यूस हो रहा है, दोनों तरफ से प्रोसेस उसका सेम हो रहा है। समझ में आ गया। आगे
कॉम्प्लेक्स 2 जब कब जनरेट हुआ था बेटा? ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द साइट्रिक एसिड साइकिल। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना था। देखो डायग्राम में यहाँ पे दिया है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, और यही चीज आपके टीसीए साइकिल में सक्सिनेट से मैलेट दे दिया। समझे? सक्सिनेट टू फ्यूमरेट यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। आगे देखो, उसके बाद फिर क्या दिया है बेटा? द रेड्यूस यूवी क्यूनॉन, ये ऑक्सीडाइज होगा विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे? साइटोक्रोम बी FeS, C1 दिया हुआ है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में। और साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो अटैच्ड है टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, दिया हुआ है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये इनर का आउटर सरफेस है, ये यहाँ लोकेटेड है। जो एक्ट कर रहा है कैसा? मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन को इधर से लेके इधर भेज देगा, इधर से लेके इधर भेज देगा, दिया हुआ है यहाँ पर। एक्ट एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4। इसके बीच में काम करता है, ये भी मालूम होना चाहिए। अगेन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आएगा कि साइटोक्रोम सी कहां पर लोकेटेड है, यूवी क्यूनॉन कहां पे लोकेटेड है, एक क्वेश्चन ये बनता है। कॉम्प्लेक्स 2 का लोकेशन पूछा जाएगा। साइटोक्रोम सा है मोबाइल कैरियर है, किसके और किसके बीच में ये काम कर रहा है? क्यूनॉन जो है किसके और किसके बीच में काम कर रहा है? कहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां पहुंचा रहा है? ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। समझ गए? तो ये याद रखना है। आगे साइटोक्रोम 4 जो है, साइटोक्रोम ए और A3 इसके पास है। When the electron pass from one carrier to another carrier via complex 1 to 4, 1 से लेके 4 तक के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये कपल करता है जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसे क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेस एंजाइम, जहां पर एडीपी और फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, दिया हुआ यहाँ पर। तो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर NADH जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये ज्यादा एटीपी बना सकता है। तो इससे 3 एटीपी बनते हैं और इससे 2 एटीपी बनते हैं, यही दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 एटीपी मॉलिक्यूल, और वही हम FADH2 की बात करें, 1 FADH2, तो ये क्या है? 2 एटीपी फॉर्म करता है। और ये कब हो रहा है बेटा? जब एरोबिक प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होंगी तो ही होगा। और ऑक्सीजन का जो रोल है वो क्या है बेटा? लिमिटेड है, टर्मिनल स्टेट पर ही देखने को मिल रहा है। समझे? रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड, और ये कहां पर हो रहा है? टर्मिनल स्टेज पर ही हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसा है बेटा? वाइटल है। कंप्लीट प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है सिस्टम में हर जगह पर। मेन रोल किसका है? हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन का रोल क्या है? तो ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है एज अ फाइनल 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 हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? फाइनल ऑक्सीजन मतलब जो है ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी। अंडरलाइन करके रखो, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म दिया है फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी हम यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब ऑक्सीडेशन होगा और एटीपी फॉर्म होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, फोटो फॉस्फोरिलेशन। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। लाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस में, मैंने आपको क्या बताया था बेटा? NADH बनता है, NADPH, देन इससे एटीपी बनता है। तो लाइट के प्रेजेंस में जब फॉस्फोरिलेशन होगा तो उसे कहते हैं हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे क्या कहा? अनलाइक फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस जहां पे क्या हो रहा है बेटा? लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उससे एटीपी बनता है। बट यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से बन रहा है, देन एटीपी बन रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो ये कहा है, देखो, लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन इन रेस्पिरेशन। द एनर्जी कहां से आ रही है बेटा? ऑक्सीडेशन
रिडक्शन से, फिर यूटिलाइज हो रहा है फॉर द सेम प्रोसेस, तो इट इज फॉर दिस रीजन दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। समझ में आ गया? एक एक लाइन समझा बेटा? हेलो, समझा? तो अब देखो, आपको डाउट आ रहा था कि ये देखो कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 दोनों से भी यूनॉन ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों से लेके कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। फिर कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन लिया, से कहां पहुंचे, ऑक्सीजन के पास, और मेटाबॉलिक वाटर बन गया। हर इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन जो पे आए हैं जिससे पीएमएफ हुआ है, तो ये हाइड्रोजन, ये चैनल है बेटा, एक पाइप है, उसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। जब यहां से बाहर निकलते हैं तो इसके दो साइड होते हैं, F0 F1, अभी हम देखने वाले हैं। तो ये घूमता है F1, तो ये एक कैटालाइटिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है, कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। तो कैटालाइटिक एक्टिविटी यहाँ पे जो हो रही है, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी ये भी समझ में आ जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा है। देखो अभी, अब यहाँ पे दिया है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड about the mechanism of membrane link ATP synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter। अब उसको ऐसा लग रहा है हमने पढ़ ली, उसको मालूम नहीं है। ठीक है, हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस एक मैकेनिज्म है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आपका वो केमियोस्मोसिस में भी सेम कंसेप्ट आएगा बेटा, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, बट वो थायलाकोइड ल्यूमेन में हम पढ़ेंगे, वो कैसे होता है वहां पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये वाला कोई उतना रिलेशन नहीं है कि आप पहले पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़े तो हमको उसका काम आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन ना लो, वो हम देखेंगे। नाम याद रखो, केमिकल केमियोस्मोसिस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे भी, उसमें भी क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब फाइनली वहां पर भी इसी तरह से एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आएगा जो एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम मैकेनिज्म होती है, वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एटीपी सिंथेस को कॉम्प्लेक्स 5 कहा है, और ये कॉम्प्लेक्स में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है बेटा। एक F1 है जो पेरीफेरल होता है, इसको हेड पीस कहते हैं, और F0 जो इंटीग्रल है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, F1 हेड पीस है जो पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जहां पे साइट होती है किसकी बेटा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कहां से, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और F0 जो है वो क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल। ठीक है, ये अंदर वाला जो है ये एक चैनल बना रहा है। कौन सा चैनल बना रहा है, जिससे प्रोटॉन जो इससे होते हुए क्या होगा बेटा, आगे पाएगा। समझे? अब इस चैनल जो फॉर्म कर रहा है मींस ये इतना सा नहीं है, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट इस तरह से समझ लो, ये ऐसा, ये सारा इंटीग्रल जो प्रोटीन है वो चैनल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल ऐसा ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, बट वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ जो है ये F0 है, इससे एक चैनल बना, तभी तो यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, यहाँ पे उसने चैनल फॉर्म किया जिससे प्रोटॉन जो है इनर मेम्ब्रेन तक के जा रहे हैं, और जब पास होते हैं प्रोटॉन इस चैनल से, तो कपल टू द कैटालाइटिक साइट, कौन सा बेटा, F1 कंपोनेंट, जिससे एटीपी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है कब, जब दो H+ पास होते हैं F0 से। ठीक है, जो कहां से आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से आ रहा है, क्या कहा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, कहां जा रहा है, कहां पे जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिससे क्या होता है बेटा, डाउन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे ज्यादा हो गया, इधर जाएगा तो डाउन ही होने वाला है। समझ में आ गया? अभी अभी कोई पार्ट ऐसा जो इस पोर्शन का नहीं समझा होगा? हाँ, सेकेंड कॉम्प्लेक्स बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये टीसीए में सिर्फ एक ही जगह पे होता है, जो एफएडी से FADH2 बनाया था। तो अभी FADH2 जो बना, ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहेगा। तो ये ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन के पास जाता है, यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा, यहाँ से साइटोक्रोम सी के पास जाता है, और वापस यहाँ से कॉम्प्लेक्स 4, और 4 से वाटर बनेगा। जब यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ से प्रोटॉन, और यहाँ से प्रोटॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से पंप होते हैं। हो गया? हो गया बेटा?
ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद देखिए द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये हम लोगों को पढ़ना है अभी। ठीक है, कैलकुलेशन देखेंगे कितना एटीपी बनता है अभी, और वो जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उसको समझेंगे। ओके, तो बोर्ड में क्लीन कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट आप लोग पूछ लीजिए जल्दी से, या फिर आगे बढ़े। सारी चीजें बेटा क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट ना? ओके, हेलो, एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, इधर से किसी ने सर बोला क्या? नहीं? ओके, यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन जो देखेंगे, ठीक है, एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ है, टोटल एटीपी, टोटल एटीपी का अभी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट जो यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिए ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, और टीसीए हुआ है। तो मुझे ये बताइए बेटा, ग्लाइको, माइक, हेलो हेलो, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ बेटा? सबसे पहले हम एटीपी का रोल देखेंगे। एटीपी एक तो यूज और एक फॉर्म हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर NADH+ H+ जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक लिंक रिएक्शन आती है, और लिंक रिएक्शन मींस जब पायरुविक एसिड से एसिटिल को ए बनता है, उस टाइम पर भी NADH का फॉर्मेशन होता है। और लिंक रिएक्शन के बाद आती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA। तो एक काम करते हैं, हम TCA का कैलकुलेशन जो है यहाँ पे देख लेते हैं। यार क्या हो गया ये, TAC क्यों हो गया, TCA। तो अभी यहाँ पे देखिए जो TCA जो है, TCA में एक तो यहाँ पर NADH, साथ ही साथ GTP और FADH2, ये बनता है। अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कितना एटीपी यूज हुआ? 2 एटीपी यूज होता है, कंफर्म। कितना एटीपी फॉर्म होता है? 4 होता है। कितना एनएडीएच फॉर्म होता है? ओके, कितना एनएडीएच यहाँ पे फॉर्म होगा? जब आप इसको 2 कैलकुलेट करोगे तो ये भी 2 आएगा, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल हर स्टेप में आप डबल हो गए। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कितना एनएडीएच बनेगा? ऐसे रहेगा ना, ऐसा लिख लेते ज्यादा इजी रहेगा। जीटीपी डायरेक्ट, जीटीपी से जो फाइनल एटीपी जो बनेगा वो हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो कुछ अलग नहीं है, 2 रहेगा। फिर DS2, दो ही रहेगा ना। तो ये तो एटीपी वाला कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें एक काम करते हैं, मुझे, हाँ, ये तो NADH और एटीपी का रोल हो गया। अब फाइनल हर स्टेप में एटीपी जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एटीपी से एटीपी मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। 2 NADH से कितना एटीपी बनेगा? यहां पर कितना बनेगा? यहां पर कितना एटीपी बनेगा? 8, 18। यहां पर 2, ये यहां पर 4 आ रहा है। अब ये वाला सभी को आप एक साथ कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है।
ठीक है, 40 माइनस 2 आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके देखो बेटा, दो यूज हो रहे हैं ना, ये माइनस कर देंगे हम। लेकिन सारे कैलकुलेशन के बाद टोटल एटीपी का जो प्रॉफिट होगा वो 38 होगा। अब 38 कैसे होता है समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग? अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया, ये टोटल थेरेटिकल कैलकुलेशन है। रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, प्योर कॉम्प्लेक्स टू, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा आप लोग? एक मिनट इनके डाउट्स देख लेता हूँ, कुछ मैसेज आए हैं। हाँ बेटा, हाँ, गुड रैली। किसी का और कुछ डाउट है क्या, पूछ लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। इसके कुछ एजम्पशंस भी है। एजम्पशंस ऐसे है कि पहली चीज तो, जो एसिटिल को यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये टीसीए में ही जाए। ठीक है, ये टोटल डिपेंड करता है सेलुलर नीड पर। ठीक है, यदि सेल का नीड, हमको एनर्जी नहीं चाहिए, सेल का नीड यदि इस एसिटिल को ए से लिपिड फैटी एसिड या फैट का फॉर्मेशन करना है, तो ये एसिटिल को ए डायरेक्टली उधर जा सकता है। तो उस टाइम आप 38 एटीपी नहीं कहोगे। प्रोसेस भले ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट हुई है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ एसिटिल को ए तक के, लेकिन शिफ्टिंग इसकी कहीं और कोई काम में लग गया एसिटिल को ए, तो खेल खत्म। 38 कहोगे क्या आप? नहीं कहोगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी जगह एनएडीएच फॉर्म हुए, जरूरी नहीं कि वो आगे चले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके इतना एटीपी ही देगा, उसका दूसरी जगह यदि यूज हो गया तो तब भी हम नहीं कह सकते। ये कैलकुलेशन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये थ्योरेटिकल है, इसके कुछ एजम्पशंस है जो आपको यहाँ पे जो है समझाया हुआ है। ओके, टीसीए साइकिल जो होता है बेटा, इसमें अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है, जो आगे चल के ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बना सकता है, और उस अमाइनो एसिड से प्रोटीन भी तो बन सकता है। सक्सिनिल को ए जो होता है बेटा, प्रिकर्सर होता है क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए। तो जब सक्सिनिल को ए बन गया और प्लांट को यदि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, तो वहीं से उसका यूटिलाइजेशन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाने में यूज हो जाएगा। तो फिर ये कैलकुलेशन वहां पे काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यदि प्रोसेस बिना रुके, यदि स्टेप वाइज डायरेक्टली एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रही है, तब हम कह सकते हैं कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तब 38 एटीपी का प्रॉफिट होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, टोटल गेन और नेट गेन ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। टोटल गेन ऑफ एटीपी कितना आएगा? 40 एटीपी। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन नेट गेन एटीपी कितना आएगा? 38। लेकिन एक और चीज बेटा, ये जो NADH है, इसको यहाँ उठा के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है ना हमको, तो उसमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। और जब 2 एटीपी खर्च हो जाएंगे, तो फिर इसमें से 38 में से फिर से माइनस कर लो, कितना बचेगा? 36 एटीपी बचेगा। मैं आपको दोनों भी कैलकुलेशन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कभी कभी ऑप्शंस में 38 या 36 आए, तो आपको मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी ने, न्यू एनसीईआरटी ने अपडेट करके 38 दिया है, 38 ही याद रखोगे। यदि ऑप्शन में आपको 36 और 38 दोनों दिखता है, तो 38 पे जाओगे। यदि ऑप्शन में 38 नहीं दिया है, तो फिर 36 देगा, और ऑप्शन में 36 नहीं दिया है, तो सिर्फ 38 देगा। तो नेट गेन कहा तो 38, टोटल गेन कहा तो 40 एटीपी, ये याद रखना। डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस कहाँ कंप्लीट, यदि हम देखें तो डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो 4 यहाँ पर होते हैं और 2 यहाँ पर होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिंथेसिस ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो 4 होता है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी जो बनते हैं तो वो 10 बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी जो बनते हैं तो 8 बनते हैं। क्वेश्चन देखो कितने सारे तरीके से पूछेंगे यहाँ पर, समझे? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, सुनने में आप भूल जाओगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार देख लेना, सारा डेटा रिकॉर्ड हो गया। जितने मैंने क्वेश्चंस अभी आप लोगों से यहाँ पे क्रिएट करके बताया कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए? इसी के साथ साथ बेटा, ये सेम लेक्चर पीपीटी लेक्चर अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ बढ़िया डिजाइनिंग स्लाइड है, और स्लाइड की हेल्प से लेक्चर लिया है। सिर्फ 2 लेक्चर है जिसमें कंप्लीट चैप्टर खत्म होता है।
तो एक बार वो लेक्चर से रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत अच्छे डायग्राम है, फॉन्ट है, स्लाइड है, और वो सारी चीज़ों की हेल्प से सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन और डिक्टेशन है। और 2 लेक्चर में 3 घंटे कभी भी आप निकाल सकते हो और आप अच्छे से देख सकते हो। समझे? तो स्लाइड वाला लेक्चर आप एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, तो आपका और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे तो वो मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, रेस्पिरेशन इन प्लांट देख लेना आप। ठीक है, अपना जो चैनल है उसमें ही मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे कहाँ पे जाना। ठीक है, तो जो अभी लास्ट लिंक कल मैंने पोस्ट किया था उस लिंक पे क्लिक करना, उसी लिंक के चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे चले जाना। और तो भी नहीं आता है तो मुझे टेक्स्ट कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग देखो ही, लेकिन आप देखोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये इतनी देर से जो मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया हूँ, एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं, क्योंकि बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट को एनसीईआरटी का ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो समझते ही नहीं है क्या कहना चाह रहा है। तो देख ले एक बार, चलो पेज नंबर 234, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। It is possible to make calculation of the net gain of ATP of every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only theoretical exercise। ये वाली जो इसी को कह रहा है यहाँ पे, दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली सर्टेन अजम्पशंस। ये कैलकुलेशन कुछ अजम्पशंस रहेंगे तब जाके ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, पहली चीज, यदि स्टेप सीक्वेंस में हो, ऑर्डरली पाथवे हो, मींस जब वन सबस्ट्रेट फॉर्म करेगा नेक्स्ट, जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर टीसीए होगा, फिर ईटीएस होगा, तब हम कह सकते हैं यहाँ पर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं कितना। पहली चीज। सेकंड, none of the intermediate in pathway are utilized to synthesize any other compound। मतलब वो मैंने कहा था ना कि अल्फा कीटो से कहीं और पहुंच गया, वो एसिटिल कोए कहीं और चला गया, सक्सिनिल कोए कहीं और पहुंच गया। यदि ऐसा कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही काम हो रहा है, तब ये प्रोसेस को हम कहेंगे कि नहीं सही हो रही है और इतना एटीपी फॉर्म हो रहा है। सेकंड पॉइंट समझा। थर्ड, ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज, क्योंकि देखो बेटा यदि ग्लूकोज नहीं रहा, हम एम्पीबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे, ग्लूकोज नहीं रहता तो फैट जो है एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है, और फैट नहीं रहा तो फिर प्रोटीन एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है। तो जब ओनली ग्लूकोज यदि यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तब हम कहेंगे कि ये जो 38 एटीपी फॉर्म होगा। यहाँ पे कहा है ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ना क्या है, नो अदर alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediate stage। तीनों भी पॉइंट, चारों भी पॉइंट समझ में आ गए। आगे देखो क्या कहा है, बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। आप ही बताइए, लिविंग सिस्टम में हमारे बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रही है तो लगातार कंटिन्यूस मॉलिक्यूल बन रहा है और एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, और वो जो मॉलिक्यूल जो है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है जस्ट लाइक एज ए ट्रॉफिक। आप मेडिकल स्क्वायर पे गए, आपकी व्हीकल से बहुत सारा ट्रॉफिक रहेगा, सिग्नल बंद है तो आप रुक जाओगे, सिग्नल ओपन हुआ तो आप जाओगे आगे, लेकिन आगे से कोई व्हीकल आ रही है तो आप उस जगह से टर्न लेके कहीं और चले जाओगे, और उधर का रास्ता यदि बंद हो गया तो आप उस जगह पे रुक जाओगे क्या, अपना रास्ता बदल लोगे। तो ऐसी तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा। एक लिविंग सिस्टम में हम इस टाइप की रिएक्शन एक ऑर्डरली सीक्वेंसली हम मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। समझे, यही कहा है यहाँ पर, ये क्या कहा है, नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। all pathway work simultaneously and do not take place one after another substance। सब्सटेंस जब इंटर कर रहा है एक पाथवे में तो कब इंटर करेगा और कब वहां से बाहर निकल जाएगा, जैसा नीड रहेगा, जैसे नेसेसरी रहेगा वैसा होगा। और वहीं पे यदि एटीपी का यूज करना है हमको, बीच में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, एटीपी का नीड है तो यूज करेगी कि नहीं, डायरेक्ट जो एटीपी बन गया है तो वहां पे यूज कर लिया जाएगा वो तो। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलेगा नहीं मेरे एटीपी नहीं दूंगा, मेरे को 38 का कैलकुलेशन दिया, टारगेट को खत्म करूंगा तब लेना भैया, तो प्रोसेस तो वही रुक जाएगी ना। फिर क्या आप चलते चलते रुक गए भैया, अब 38 का वेट करना है। ठीक है, भूख लग गई है, अभी खाना नहीं खाया हमने, अभी पढ़ना है नहीं, अब तो क्लास का एंड हो गया, खत्म हो गया, अब जब तक 38 एटीपी नहीं बनेंगे हमारे पैर ऊपर नहीं उठेंगे और हम घर नहीं जा पाएंगे। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो नीड होगा तो वहां पे यूज होगा बेटा। अब आप ही सोचिए कितनी मेहनत से एनर्जी बनती है और हम बातें करके वेस्ट करते हैं।
ओके, तो ये एटीपी सिर्फ ये ऐसे 38 कैलकुलेशन ये ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, वो फूड के डाइजेशन से स्टार्ट हुआ है। जिन लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, उन्हें मालूम है, जिनने नहीं पढ़े वो समझ जाएंगे। डाइजेशन वहाँ पे रोल होता है, एक्सक्रीशन का रोल होता है, सर्कुलेशन होता है, ब्रीथिंग होता है, और इतना पढ़ना पड़ता है तब हमको समझ में आता है कि कैलकुलेशन एक्चुअली कैसा है। तो सोचो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी काम करता है उस पर, तब जाके प्रोसेस होती है, तब उतना एटीपी बनता है और हम यूज करते हैं। और 1 एटीपी जब ब्रेक होता है ना, तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है हमको ओनली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा, एंजाइमेटिक रेट जो है, जो कंट्रोल हो रहा है वो मल्टीपल तरीके से हो रहा है, एक सिंगल तरीके से नहीं हो रहा बेटा। जहां जैसे जरूरत होगी वैसे वो काम करेगा। और इस लिविंग सिस्टम में हम देखिए ये जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमको ब्यूटी और इफिशियंसी जो समझाना चाह रहा है, जो एनर्जी स्टोर हुई किस तरह से यहाँ पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो फाइनली यदि सिस्टम सही तरह से चला तो नेट गेन एटीपी जो रहेगा वो 38 एटीपी रहेगा। लेकिन कब, ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक हुआ तो 38 नहीं बनने वाला। कितना बनता है एनारोबिक में, ओनली 2 एटीपी। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, यहाँ पे कहा है क्या है, नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में चाहे ग्लूकोज की बात कर लो या एसिड का, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है क्या, नहीं, ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये लिखा हुआ है देखो, फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वेयर इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कंप्लीटली डिग्रेड। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और H2 बनेगा और हायर अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन फर्मेंटेशन there is net gain only 2 molecule of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecule of ATP are generated under the aerobic condition. एरोबिक में 38 बट एनारोबिक में ओनली 2। NADH जो ऑक्सीडाइज होता है फर्मेंटेशन में, यूज हुआ था ना एक जगह, देखे ना कहाँ पे, जब पायरुवेट से लैक्टेट या फिर अल्कोहल बना था, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बना था, तो NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब वापस आया अपने कंडीशन में NAD। तो वो बहुत धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि जल्दी से हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे। लेकिन यही चीज हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो बहुत फास्ट होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है। देखो एक टर्म यूज किया है यहाँ पे, एक्टिव, पावरफुल, बहुत फास्ट होता है। ओके, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको ऑप्शंस मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे 238, 148, 119, 338। क्या आएगा बताओ, कंफर्म? उसके अलावा भी तो एक और ऑप्शन बनता है वहां पर, फर्स्ट और थर्ड आंसर आ रहा है, आएगा। तो सोचो क्वेश्चन बनाने का तरीका कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाए नीट में, समझे, समझा? या फिर वो जो नीचे के 3 स्टेटमेंट दिए ना, वो 3 स्टेटमेंट को लिख देगा उसके पॉइंट्स को, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इस टाइप से ऑप्शंस दे देगा। कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या दे दिया। ओके, लेकिन अभी हम पढ़े हैं और हम उसके लिंक में टच में है, तो टच में तो आप इमीडिएटली क्लिक कर गए। लेकिन यदि आप टच में नहीं रहते तो आप क्लिक कर पाते क्या, नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है बेटा बहुत मायने रहती है। टॉपिक के टच में रहेंगे, कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमसे बन जाएंगे। इसलिए क्या है, ये चैप्टर अभी हुआ है ना, तो कोशिश करो कि इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करो, ये पोर्शन को रिवाइज करो, अपने खुद से सोचो कि क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, और ऐसा आप पढ़ोगे रियल में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी हमारा एक एम्पीबोलिक पाथवे बचा है और रेस्पिरेटरी कॉसेट बचा है, चैप्टर खत्म कर देंगे आज ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। चलो, तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करके फोटोसिंथेसिस जो है हम स्टार्ट कर देंगे, समझ गए? तो आप लोग फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट 3 पेज को 3 बार पढ़ के आ जाएंगे, समझे? और कल इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करके आएंगे, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।